महाराष्ट्र में बता दें आपको कि इसी बीच ये बड़ी जानकारी झारखंड से बता दें कि एनडीए 37 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस गठबंधन 41 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं अन्य एक सीट पर और साथ ही 79 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी झारखंड से, बड़ा अपडेट बता दें कि एनडीए 37 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 41 सीटों पर आगे और वहीं अन्य एक सीट पर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर झारखंड को लेकर, जहां पर रुझानों की तस्वीर आपको बता रहे हैं। बता दें कि 81 सीटों को लेकर मतगणना हो रही है और 81 सीटों पर यह चुनाव हुआ है। ऐसे में 37 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, बहुमत के बहुत ज्यादा करीब पहुंचने वाली है। लेकिन इसी बीच में जो कांग्रेस गठबंधन है उसकी बात करें तो वो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, क्योंकि 41 सीटों पर वो आगे चल रही है। बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर अब मुझे कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो उसको नहीं लग रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात की रुझान है, तस्वीर लगभग 12 बजे के आसपास साफ होगी कि आखिर क्या कह रही है रुझान। लेकिन हमारे साथ में क्योंकि लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और उमाकांत लखेरा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। उमाकांत जी, देखिए महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह का जो रुझान है वो क्या कह रहा है वो हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है, जनता को बताने की कोशिश की है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र की जो तस्वीर है, सियासी जो तस्वीर है वो अब वो नहीं है जो पहले थी। पहले देखिए यहाँ पर एनसीपी को अगर हम देखें वहां दो फाड़ हो चुका है, हम शिवसेना को देखें वहां दो फाड़ हो चुका है और वहीं वो दोनों गुट एक तरफ महायुति में है, एक तरफ महाविकास अघाड़ी में है। लेकिन इस बार जो ये रुझान आ रहे हैं इसमें बड़ी पार्टी के तौर पर अभी तक रुझान में क्योंकि बीजेपी दिखाई दे रही है, क्या लगता है कि किसके हक में ये फैसला आ सकता है? देखिए महाराष्ट्र, ये जो चुनाव है इससे महाराष्ट्र की जो पूरे 2-2.5 साल की जो पॉलिटिक्स हुई, वहाँ एक सरकार को गिराया गया, वो एक अलग इश्यू है कि उसकी किन कारणों से गिराया गया। और वहाँ आपकी बात सही है कि वहाँ जो शरद पवार साहब की जो पार्टी थी उसके भी 2 टुकड़े किए गए। उसमें जो अजीत पवार उनके भतीजे थे उनको अलग करके उनकी एक उसको असली राष्ट्रवादी कांग्रेस घोषित किया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। हालांकि जनता ने बड़ी आलोचना की उनकी जो इलाकों में, और उसका वजह क्या हुआ कि बारामती में अजीत पवार की जो पत्नी थी वो बहुत बुरी तरह चुनाव हारी शरद पवार की बेटी के खिलाफ। इसी तरह जो उद्धव ठाकरे की जो खेमा है शिवसेना का, क्योंकि जो असली चुनाव चिन्ह था वो एकनाथ शिंदे अपने साथ ले गए, पार्टी के ज्यादातर जो सांसद हैं लोकसभा में उनको भी वो अपने साथ ले गए थे। लेकिन उनको 7 सीटें पिछले जून में जो लोकसभा का नतीजा आया था उसमें उनको 7 सीटें मिली और 17-18 सीटें उनको दी गई थी। तो अच्छा स्ट्राइक रेट उनका था। और जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी वो 6 सीट ही जीत पाई। तो ऐसा लगा कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो 2 फाड़ होने के बाद भी उन्होंने बढ़त हासिल की। इसी तरह बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। और मुझे कोई देखिए महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो पिछले 2.5 सालों में कितनी ज्यादा बदली है। हमने देखा कि जैसे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते और उसके बाद पवार गुट में भी बड़ा उलटफेर होता है। हालांकि एक इस पाले में चले जाते, एक दूसरे पाले में चले जाते, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। उमाकांत जी बने रहे, लौटेंगे आपके पास। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एमपी उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी से कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के अनुसार 4 में से 3 सीट पर कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। तो देखिए कई ऐसी सीटें हैं जिस पर विधायकों ने सांसदी का चुनाव लड़ा, जिसके बाद वो सीट खाली हो गई थी। और उन्हीं में से एक सीट है दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी से। उमाकांत जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर प्यार दिया है, 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के पाले में गई। लेकिन अगर अभी विधानसभा उपचुनाव की हम यहाँ पर बात करें, शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी, जिससे वो लगातार यहाँ पर विधायक बन के आ रहे थे, सांसदी का चुनाव लड़ते हैं, संसद में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस सीट पर अब कांग्रेस आगे चल रही है। 4 में से 3 सीट है जिसपे कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए आपको ये बात नोट करनी होगी आपके दर्शकों को कि शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था और मध्य प्रदेश में लगातार वो 15-20 साल तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। उनकी लीडरशिप पर ये प्रोजेक्शन, जनरल प्रोजेक्शन था, कहीं से किसी को पता नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और वहां के जो बुधनी के लोग हैं वो शिवराज सिंह चौहान ने वहां के लिए काफी विकास के काम किए। और मुझे लग रहा है कि जनता में, वहां की जो पब्लिक है उसमें जो कॉमन मैन है
उसमें इस बात की नाराजगी दिख रही है, जिस तरह से बुधनी में कांग्रेस का कैंडिडेट आगे जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि वहां के वोटर्स में इस बात के प्रति नाराजगी है कि शिवराज सिंह चौहान जो उनके नेता थे, वो लाडली बहना योजना तो उन्होंने ही शुरू की मध्य प्रदेश में, और तमाम तरह के जो विकास कार्य उन्होंने बुधनी में किए थे, उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उनको केंद्र में भेज दिया गया, लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया गया। वो शिवराज सिंह चौहान कद्दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, आरएसएस का भी उनकी पीठ पर हाथ है। तो ऐसी दशा में ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्र के मतदाताओं में निराशा है, लोग वोट डालने नहीं गए, या वोट डालने भी गए उनके समर्थक या उनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, तो उन्होंने जो है भाजपा के बजाय ये चाहा कि बुधनी में कांग्रेस को वोट दिया जाए। ये ऐसा आमतौर पर होता है और ये वोटिंग ट्रेंड है। महाराष्ट्र की राजनीति तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देती है कि बड़ा उलटफेर पिछले कुछ समय में हुआ है, जिसके बाद जाहिर तौर पर किसी को फायदा किसी को नुकसान होता हुआ इन चुनावों में दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी क्योंकि पहले भी एक बड़ी पार्टी रही है और इस बार भी जिस तरह से रुझान सामने है उसमें भी समझ में आता है कि बड़ी पार्टी के तौर पर शायद उभर कर आ सकती है। लेकिन वहीं झारखंड की राजनीति में भी कम उलटफेर देखने को नहीं मिला। मुख्यमंत्री घोटाले में जेल चले जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, नए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर उनसे इस्तीफा लिया जाता है, फिर दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन अब यहाँ की जो राजनीति का जो प्रभाव है इन चुनावों पर कैसा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लगता है कि जनता इस चीज को समझेगी कि बदलाव किया जाए या फिर हेमंत सोरेन के पक्ष में रहने वाली है? देखिए, वो कांटे की टक्कर, थोड़ी देर पहले की जो बात थी, वो कांटे की टक्कर वहां आ रही थी, आगे पीछे जा रहे थे एक दूसरे से। तो अब देखिए, वहां आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि जो 28 सीटें हैं, 28 सीटें वहां ट्राइबल रिजर्व सीटें हैं, जो आदिवासी सीटें हैं, और उन पर गैरवासी चुनाव नहीं लड़ सकता है, गैर आदिवासी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो पिछले जो 2019 का जो चुनाव था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के रूप में झारखंड में उभरी थी, लेकिन कांग्रेस और जेएम जो हेमंत सोरेन है, इन दोनों की पार्टी ने मिलकर के अच्छा खासा पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। और भाजपा के पास क्योंकि नंबर कम थे, नंबर में वो बड़ी पार्टी भले ही उभर गई थी, लेकिन उसके पास बाहरी सपोर्ट नहीं था। ऐसी दशा में भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भी जो ट्राइबल डोमिनेटेड सीट थी उन पर भाजपा नहीं जीत पाई, लेकिन बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन झारखंड में किया है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में उमाकांत जी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कुंदरकी से जुड़ी हुई। बता दें आपको कि कुंदरकी के रुझान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बता दें कि कुंदरकी में बीजेपी प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं। तो रामवीर सिंह 10,968 वोटों से आगे चल रहे हैं कुंदरकी में, और वहीं मजवा से सुचिस्मिता मौर्य 4,429 वोटों से आगे चल रही है। करहल की बात करें तो एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, सीसामऊ से एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। देखिए, हालांकि करहल की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर यहाँ यही उम्मीद थी कि एसपी प्रत्याशी आगे चलेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। सीसामऊ की बात करें, यहाँ पे बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी यहाँ पर जीत पा पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कुंदरकी से बड़ी अचंभित कर देने वाली बात है कि जो बीजेपी प्रत्याशी है वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि रामवीर सिंह 10,968 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं मजवा से सुचिस्मिता मौर्य 4,429 वोटों से आगे है। हालांकि सुचिस्मिता मौर्य कि पकड़ वाकई में मजबूत है यहाँ पर मजवा से। इसी बीच में जो विनीत है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं करहल से। विनीत, देखिए, करहल एक ऐसी सीट है जहां पर